चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें प्यार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय कहा जाता है, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे और गुप्त वंश को अक्सर प्राचीन भारत के स्वर्ण युग का श्रेय दिया जाता है। उनके पिता समुद्रगुप्त अपने विशाल सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को साम्राज्य को मजबूत बनाने और शांति और समृद्धि का शासन स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। लगभग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक उनका शासनकाल कला, साहित्य और विज्ञान के एक उल्लेखनीय उत्कर्ष का गवाह बना, जिसने गुप्त साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अपने पिता के बाद सिंहासन पर चढ़ने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, जो उत्तर और मध्य भारत में फैला हुआ था। उनके शासनकाल में कई सामरिक गठबंधन और सैन्य अभियान हुए, जिन्होंने गुप्त शासन को और मजबूत किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से सौराष्ट्र प्रायद्वीप का विलय था, जो सदियों से शक क्षत्रपों के नियंत्रण में था। इस जीत ने न केवल गुप्त साम्राज्य की भौगोलिक पहुंच का विस्तार किया, बल्कि महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को भी सुरक्षित किया, जिससे साम्राज्य की आर्थिक शक्ति और बढ़ गई। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, यह सांस्कृतिक उत्कर्ष का भी युग था। गुप्त काल, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, उनके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। राज दरबार बुद्धिजीवियों, कलाकारों और विद्वानों का संगम स्थल बन गया, जिन्हें स्वयं सम्राट द्वारा संरक्षण दिया जाता था। इस काल में भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान के कुछ बेहतरीन उदाहरण सामने आए। गुप्त काल की जटिल मूर्तियां अपनी सुंदर मुद्राओं और शांत भावों के साथ उस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्राट की अटूट प्रतिबद्धता के कारण नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र स्थापित हुए, जिसने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया। इस काल में खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने अभूतपूर्व योगदान दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य का पोषण किया, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। सीथियन मूल के शक पश्चिमी भारत में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर चुके थे और सदियों से मालवा और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। इन क्षेत्रों पर उनके नियंत्रण ने गुप्तों के पश्चिम की ओर विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की और आकर्षक व्यापार मार्गों तक उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए उनके खिलाफ एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का विवरण हालांकि समय की धुंध में छिपा हुआ है, शिलालेखों, सिक्कों और साहित्यिक स्रोतों से जोड़कर बनाया गया है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल की एक तस्वीर पेश करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा नियोजित प्रमुख रणनीतियों में से एक पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाना, अपनी शक्ति को मजबूत करना और शकों को अलग थलग करना था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से मध्य भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन करने वाले वाकाटक वंश का समर्थन हासिल किया था। इस गठबंधन ने न केवल उनकी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, बल्कि शकों को संभावित सहयोगियों से सहायता प्राप्त करने से भी रोका। अपनी सेना को मजबूत और अपने दुश्मनों को रणनीतिक रूप से कमजोर करने के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों के खिलाफ एक निर्णायक आक्रमण शुरू किया। गुप्त सेना, जो अपनी अनुशासित पैदल सेना, कुशल घुड़सवार सेना और युद्ध हाथियों के अभिनव उपयोग के लिए जानी जाती है, शकों के खिलाफ एक दुर्जेय शक्ति साबित हुई। लड़ाई भयंकर और कठिन थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की सैन्य कुशलता और उनके सैनिकों की वीरता अंततः प्रबल रही। शकों पर निर्णायक जीत अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय की हार और मृत्यु द्वारा चिह्नित चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विजय ने न केवल एक महत्वपूर्ण सैन्य खतरे को समाप्त किया, बल्कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया। शक क्षेत्रों के विलय के गुप्त साम्राज्य के लिए दूरगामी परिणाम हुए।
इसने भारूच जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को गुप्त नियंत्रण में लाया, जिसने समुद्री व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। व्यापार से धन के प्रवाह ने गुप्त खजाने को और समृद्ध किया, जिससे आर्थिक समृद्धि में योगदान हुआ, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की विशेषता बताई। शकों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वीरता का सूर्य, एक ऐसी उपाधि जो उनके नाम और विरासत का पर्याय बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बाद के वर्ष रहस्य के घूंघट में डूबे हुए हैं, खासकर उनके चुने हुए उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां, जबकि ऐतिहासिक अभिलेख कुमारगुप्त के अस्तित्व और युवराज के रूप में उनके पदनाम का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। उनके निधन की सही प्रकृति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। कुछ सिद्धांत एक प्राकृतिक मृत्यु का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य अधिक नाटकीय संभावनाओं का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें आंतरिक संघर्ष या बाहरी खतरे शामिल हैं जो उनके असामयिक अंत का कारण बन सकते हैं। कुमारगुप्त प्रथम अपने पिता के साथ सहशासन की अवधि के बाद सिंहासन पर चढ़े, लेकिन उनका शासनकाल अपेक्षाकृत अल्पकालिक था। इस काल के विस्तृत ऐतिहासिक वृत्तांतों की कमी के कारण निश्चित रूप से उनकी मृत्यु तक की घटनाओं का पुनर्निर्माण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुछ इतिहासकार उपलब्ध पुरालेखीय साक्ष्यों की व्याख्या के आधार पर प्रस्ताव करते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम किसी बीमारी के कारण दम तोड़ सकते हैं या किसी सैन्य अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो सकती है। हालांकि अन्य शाही परिवार के भीतर आंतरिक संघर्ष या संभावित कारकों के रूप में बाहरी खतरों के अचानक पुनरुत्थान की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जो उनके निधन में योगदान करते हैं। एक विचारधारा से पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम को सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदारों या गुप्त दरबार के महत्वाकांक्षी सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दरबारी साजिशें और सत्ता संघर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास में असामान्य नहीं थे और गुप्त साम्राज्य कोई अपवाद नहीं था। एक शासक की अचानक मृत्यु अक्सर सत्ता का शून्य पैदा करती थी, जिससे आंतरिक संघर्षों के भड़कने का खतरा बना रहता था। हालांकि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान इस तरह के आंतरिक संघर्ष की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। एक और संभावना यह है कि कुमारगुप्त प्रथम का अंत किसी बाहरी खतरे का सामना करते हुए हुआ। विशाल और शक्तिशाली होने के बावजूद गुप्त साम्राज्य बाहरी दबावों से मुक्त नहीं था। पुष्यमित्रों के पुनरुत्थान की संभावना, जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था, या उत्तर पश्चिमी सीमाओं से एक नए खतरे के उभरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि निर्णायक ऐतिहासिक अभिलेखों के बिना इतिहासकारों को आकर्षित करता रहता है। उन जटिलताओं और अनिश्चितताओं पर प्रकाश डालता है जो अक्सर अतीत को ढंक लेती है। वाकाटक वंश की राजकुमारी ध्रुवदेवी से चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह उनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आता है, न केवल इसके राजनीतिक निहितार्थों के लिए बल्कि इसे लेकर विवादों के लिए भी। वाकाटक मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश शुरू में गुप्तों का प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए यह वैवाहिक गठबंधन कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसने एक संभावित विरोधी को एक मूल्यवान सहयोगी में बदल दिया। हालांकि इस विवाह से जुड़ी परिस्थितियां, विशेष रूप से ध्रुवदेवी के वंश, इतिहासकारों के बीच बहुत बहस का विषय रही है, जिससे अटकलें और अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं। पारंपरिक ऐतिहासिक वृत्तांत ध्रुवदेवी को वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की पुत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह वंश एक सीधे राजनीतिक गठबंधन का सुझाव देता है, जिसमें विवाह दो शक्तिशाली राजवंशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। हालांकि कुछ इतिहासकार ताम्रपत्र शिलालेखों और घटनाओं के कालक्रम की अपनी व्याख्या के आधार पर एक अलग कहानी का प्रस्ताव करते हैं। उनका सुझाव है कि ध्रुवदेवी रुद्रसेन द्वितीय की विधवा हो सकती है, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय से उनका विवाह एक नियोग विवाह बन गया, एक प्रथा जो कुछ प्राचीन भारतीय समाजों में प्रचलित थी, जहां एक पुरुष अपनी मृतक भाई की पत्नी से शादी कर सकता था। यह व्याख्या यदि सच है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ध्रुवदेवी
और वाकाटकों के साथ संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। इससे पता चलता है कि शादी एक अशांत राजनीतिक माहौल में सत्ता को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकती है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु वाकाटक साम्राज्य में सत्ता का शून्य पैदा कर सकती थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी विधवा से शादी करके एक मूल्यवान सहयोगी की स्थिरता सुनिश्चित की और संभावित आंतरिक संघर्षों को रोका होगा। इसके अलावा इस मिलन ने वाकाटक साम्राज्य पर कुछ हद तक प्रभाव डाला होगा, जिससे मध्य भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थिति और मजबूत हो गई। ध्रुव देवी के वंश और चंद्रगुप्त के वंश उनके विवाह की प्रकृति के बारे में बहस जिनका सम्मान संस्कारों के प्रति अपने करने करने जबकि सबूत के बाद और इसके राजनीतिक महत्व की पुष्टि करता है। रिश्ते के बारे में और इसके पीछे की व्याख्या करने रहती है। विवादों के बावजूद एक बात निश्चित है, ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के मिलन का प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने गुप्त साम्राज्य के प्रभुत्व को मजबूत किया और शांति और समृद्धि के युग का मार्ग प्रशस्त किया।